टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हम लोगों ने मेनली डिस्कस की थी ये 4 और 5 लेयर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है, मैं जस्ट एक रिव्यू लेके चल रहा हूँ ताकि आप चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से सब लोग इसको मैनेज कर लें। सो ग्रेट जी। तो इसमें अब आपको 2 3 3 6 और 2 8 ग्रेट हो गया जी। आज तो हमारे पास 3 2 6 और 2 8, तो आज तो हमारे पास मुआवजा हो गया जनाब इन टर्म ऑफ अटेंडेंस। ये देख लो, एक फिर ज़ोक के आने की वजह से इतने सारे ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। चलें, दैट्स वंडरफुल जी। तो अब बेटे इसमें मॉडल के अंदर हम लोगों ने इन लेयर्स को डिस्कस किया था, फिर लेयर्स की हमने जॉब को डिस्कस किया था, फिर हमने इसमें प्रोटोकॉल्स को कल डिस्कस किया था, और स्पेसिफिकली हमने इसमें इन डेप्थ जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, ठीक है। तो टीसीपी के 5-6 मेजर जॉब्स हैं, इनमें आपने इन पॉइंट्स को जो है वो क्या करना है, उनको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है जी। आप जल्दी से ज़रा टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की जॉब्स को रिकॉल कर दो ताकि हम आगे चल पड़ें। आप इस देर यस सर। सर टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स के लेयर्स 5 लेयर्स होते हैं टोटल, और वो ठीक हो गया। आपने स्पेसिफिकली जो है वो आपने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की जॉब्स को। सर ठीक है, टीसीपी आपने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है। जी जी, ट्रांसपोर्ट लेयर का इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये पैकेट्स बनाता है, पैकेट्स को उनके कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करता है, पैकेट्स की कंजेशन को कंट्रोल करता है, ये कंटेंट्स के एरर्स को मैनेज करता है, पैकेट्स की सीक्वेंसिंग मैनेज करता है, पैकेट्स की असेंबलिंग को मैनेज करता है, मिसिंग पैकेट्स को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसके अंदर कल इन डेप्थ क्या किए थे, डिस्कस किए थे। आईपी के बारे में बता दो भाई क्विकली, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर जाएं। नेटवर्क वो रिस्पॉन्सिबल फॉर साद शकील को आवाज़ आ रही है हमारी? साद शकील, ईमान आप बता दो राउटर के बारे में 3 पॉइंट्स बता दो ईमान। अच्छा चले, ईमान माइक नहीं है, ठीक है जी। ईमान ज़ुबैर आप बता दो भाई, राउटर से रिलेटेड जो है वो बता दो 3 पॉइंट्स, ठीक है। राउटर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स बता दो क्विकली। ईमान ज़ुबैर फिर गायब हो गई हैं सर। बताओ शाबाश, राउटर से रिलेटेड 3। राउटर इंटरनेट और उसके दरमियान हमें कनेक्शन देता है, ठीक है। और राउटर राउटिंग कैसे करता है सर? जी शाबाश। राउटिंग टेबल का क्या रोल है? ठीक है, सर वो नहीं याद है। देखिए बेटे, राउटर के आपके राउटर्स को सोर्स टिल डेस्टिनेशन जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितने भी पाथ्स डिसाइड करने हैं, नेक्स्ट पैकेट किसको सेंड करना है, पैकेट्स कहाँ से रिसीव हो रहा है, सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अवेलेबल राउटर्स की मतलब जो पाथ्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो राउटर एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से राउटिंग टेबल में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, इसको राउटिंग मीट्रिक भी कहा गया है, ठीक है। तो वो राउटिंग मीट्रिक या राउटिंग टेबल की हेल्प से एक डिसीजन मेकिंग करता है, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सोर्स टिल डेस्टिनेशन। कल हमने डिस्कस किया था, हमने कुछ प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे, एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स थे, और एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स के अंदर जो सबसे कॉमन प्रोटोकॉल है वो आपका HTTP है। HTTP जो है वो आपके ब्राउज़र्स में जो आपके वेब पेज एक्सेस होते हैं उसके लिए जो प्रोटोकॉल कॉमनली यूज़ होता है, दैट प्रोटोकॉल इज़ कॉल्ड HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और जितने भी आपके जो एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स हैं, दे बिहेव एट एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बात करते हैं।
फिर हमने एक बात की थी कि जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन आपका ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अब ये कैसे ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड है, तो जब आप कोई वेब पेज एक्सेस करते हो तो आप एज अ क्लाइंट बिहेव करते हो। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जाती है सर्वर के पास, सर्वर उसके ऊपर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। क्या रिस्पॉन्स में देता है, आपको वेब पेजेस देता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एक ट्रांजैक्शन गिव एंड टेक कर रहे हो, आप एक ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हो, आप कंप्लीट कर रहे हो। फिर उसने बताया हुआ है कि जो आपका HTTP की रिक्वेस्ट जाती है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसमें पहले मेथड होता है, फिर URL होता है, फिर आखिर में उसके अंदर CRLF होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ करते हो। जैसे उसने कहा कि गेट इज़ वन ऑफ द मेथड है, तो आपको जस्ट मेथड्स के नाम याद रखने हैं। URL जो है वो बेसिक वेब एड्रेस होता है, फिर आपके इसमें डिफरेंट वर्जन्स आते जाते हैं, ठीक है। और आखिर में जब आप कोई भी वेबसाइट रिक्वेस्ट कंप्लीट करते हो तो आखिर में इंटर साइन प्रेस करते हो। इसके बाद हमने कहा था कि जी HTTP जो है वो आपका वाइडली एप्लीकेबल प्रोटोकॉल है। और फिर इसके अंदर हमने कहा था कि इसके डिफरेंट क्या होते हैं, वर्जन होते हैं। वर्जन बेसिकली क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, ठीक है, उनके द वे दे वर्क वो इम्प्रूव होते हैं। यहाँ पे आपको याद था कि हमने ये एक सीक्वेंस डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो इस सीक्वेंस से बेसिकली मैं फिर वापस आऊँगा हुज़ैफ़ा कियानी आपके पास ही। ये जो आपको इस वक्त 7 पॉइंट्स ऑन स्क्रीन नज़र आ रहे हैं, इन 7 पॉइंट से क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है? सारे लोग इसको प्लीज़ ज़रा गौर से रीड करें। रीडेबल हैं हुज़ैफ़ा? यस सर। जी बताइए जी, कैसे कैसे आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है HTTP के थ्रू? क्या ये सारी लेयर्स एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं या नहीं करती हैं? HTTP से जो रिक्वेस्ट आती है वो सबसे पहले किसके पास जाएगी? TCP के पास जाएगी। TCP उसको क्या करेगा, उसके पैकेट्स बनाएगा, ठीक है, और वो पैकेट सेंड करेगा, ठीक हो गया। और उसमें बेसिकली वो पोर्ट 80 क्यों यूज़ कर रहा है? एक्चुअली जब मल्टीपल एप्लीकेशंस कम्युनिकेट कर रही हूँ तो उन एप्लीकेशन की अपनी रिकग्निशन होती है, और उनकी रिकग्निशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये उन्होंने पोर्ट के थ्रू जो है साथ में पोर्ट ऐड कर दिया ताकि पता चल सके कि ये ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है। अब आप क्या डायरेक्टली URL पे एक्सेस करते हो या आपको हमेशा URL के अगेंस्ट IP एड्रेस चाहिए होता है एक्चुअली आपको वेबसाइट एक्सेस करने के लिए? URL के अगेंस्ट है। URL के अगेंस्ट आपको IP एड्रेस चाहिए होता है। कौन देता है URL के अगेंस्ट IP एड्रेस? DNS देता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर जाता है। अब सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट जाती है, एक पैकेट जाता है, तो उसमें सर्वर क्या करेगा, वो अपनी TCP को क्या कर देगा, TCP को आपका पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। मैंने आपको इसमें पूरा सीक्वेंस बताया था कि आपके जो आपकी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर से जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है वहाँ पे पैकेट्स बनते हैं। वो जब आगे इसके बाद जब जाती है हम यहाँ से इन लेयर्स की हम बात करें कि सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट आती है एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जैसे अभी हम बात करें तो अभी हम HTTP की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर एक रिक्वेस्ट गई है तो वो आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? TCP जो है वो आपका डाटा पैकेट्स बना के तो नेटवर्क लेयर को देगा। नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है IP एड्रेस, IP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पैकेट्स जो हैं वो इनकैप्सुलेट होते हैं, वो डाटाग्राम्स बन जाते हैं। जब वो डाटा लिंक लेयर के पास जाते हैं तो वो डाटाग्राम पैकेट्स जो हैं वो फर्दर आपके फ्रेम्स बन जाते हैं। फ्रेम्स जो हैं वो 0-1 की फॉर्म में फिजिकल लेयर से ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट साइड पे क्लाइंट है, राइट साइड पे सर्वर है, तो यहाँ से एक पैकेट क्या करेगा, ये TCP लेयर अपनी IP डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से सर्वर को रिसीव होगा। अब सर्वर के पास जो पैकेट है वो आपकी इन लेयर से होते हुए कहाँ पे आएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा। मैंने कल की क्लास में भी एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। आपने क्या एक्सप्लेनेशन बताई थी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की? सर वो पहले चेक करता है कि कनेक्शन क्या एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, पैकेट्स को सेंड करके। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले एक पैकेट भेजते हो और उस पैकेट की ये एक्नॉलेजमेंट आती है। ये जो 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, इन 7 स्टेप्स के अंदर यही एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपकी TCP ने उसको पैकेट्स बनाए,
वो पैकेट्स आपके पास आईपी ने उसके अंदर उसमें डाटाग्राम्स बना दिए। अब वो डाटाग्राम्स फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा सबमिट हुआ, दूसरे एंड पे जब सर्वर को रिसीव हुआ, इस दौरान आपका यूआरएल जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ डीएनएस के अंदर। अब सर्वर को एक पैकेट रिसीव होता है, आईपी जो है उसका फॉरवर्ड करता है डाटाग्राम को टीसीपी को, क्योंकि आपके आईपी ने जो है वो उस इंटरनेट लेयर के ऊपर उसने क्या चेक करना है, उसने उसके सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस कंपेयर करना है। सर्वर के टीसीपी ने कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्ड करना है, इसलिए सर्वर टीसीपी सेंड क्या करेगा, बैक एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि आपकी टीसीपी जो कम्युनिकेशन है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। जब कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा तो टीसीपी सेंड्स द रिमेनिंग पैकेट्स, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। और फिर यही सीक्वेंस है कि HTTP ट्रांसमिट्स द रिस्पॉन्स मैसेज। अब इसका मतलब ये है कि पूरा ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। आप क्लाइंट हो, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट गई है, सर्वर की तरफ से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, रिक्वेस्ट के बाकी पैकेट्स गए हैं, और उसके बाद सर्वर ने रिस्पांस में अपने वेब कंटेंट्स आपको पैकेट्स की फॉर्म में वापस भेजे, ठीक है। तो ये चीज़ जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं जब हम HTTP यूज़ कर रहे हो। मैंने ये एक डायग्राम आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। आपके अलावा कोई और बंदा इस डायग्राम पे कमेंट कर सकता है? वजी आपका माइक ठीक है? वजी आपका माइक ठीक है जी? सात कमर आपका माइक ठीक है? ओ भाई सबके माइक खराब हो गए जी। बताओ भाई, आहब हमने क्या डिस्कशन की थी इसके ऊपर? सर ठीक है मेरा जी बताएं जी, इस डायग्राम पे हमने क्या बटी डिस्कशन की थी? नहीं डिस्कशन की थी? बताओ भाई आप क्या डिस्कशन की थी? चलो बोलो बटी जी, बटी। सर पीसी से जो है डाटा वो सर्वर में जा रहा है। इसमें बेसिकली हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, इसमें ईमेल के प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी दी थी। फॉर एग्जांपल आप जो है भट्टी साद शकील को, या आप मुझे मेल भेज रहे हो, आप जीमेल पे हो, मैं हॉटमेल पे हूँ। आप कौन हो? आप क्लाइंट हो। आप अपने पहले सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है? SMTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर याहू का सर्वर वही ईमेल कंटेंट्स किसके सर्वर को भेजेगा? हॉटमेल के सर्वर को भेजेगा। तो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए भी क्या यूज़ हो रहा है? SMTP यूज़ हो रहा है। और सर्वर से अगर आप एज अ क्लाइंट, ठीक है, डाउनलोड कर रहे हो, तो फिर आपके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? फिर POP, इसको POP3 कहते हैं। ये POP शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की। इस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के फिर ये 3 इसका वर्जन है। इसका मतलब ये है कि पहले इसका वर्जन 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर अब 3 जो है वो कर रहा है। तो ये आपका इसका जो बेसिक पर्पज़ है, ये क्लाइंट टू, मैंने इसके साथ डिटेल भी दी हुई है। आपको इसकी डिटेल नज़र आ रही है आप, जो मैंने इस वक्त हाईलाइट की हुई है? यस सर जी, ये POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। POP इज ऑल्सो इस POP3 प्रोटोकॉल भी हम कहते हैं, यूज बाय द मेल सर्वर, ठीक है। ये SMTP की कम्बिनेशन में यूज़ होता है। और इसके बाद टू रिसीव एंड होल्ड ईमेल फॉर क्या होगा? होस्ट। अब ये होता है कि देखें, जब तक आपका क्लाइंट कनेक्ट नहीं होता तो आपकी मेल कहाँ पड़ी रहती है? आपकी मेल सर्वर पे पड़ी रहती है, ठीक है। सो जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट होगा, आपकी तमाम ईमेल्स आपको सर्वर से क्या हो जाएंगी? आपको सर्वर से रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं उस सूरत में बात कर रहा हूँ, मैं बार बार ईमेल क्लाइंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो आउटलुक आप यूज़ करते हो, या आप मोबाइल्स के ऊपर डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हो, तो ये आपके लिए क्या हैं? ये आपके ईमेल, ये आपके डिफरेंट ईमेल क्लाइंट्स हैं। आप अदरवाइज़ अपनी ईमेल, हम और आप मोस्टली किस हैबिट में हैं? हम और आप मोस्टली इस हैबिट में हैं कि हम अपनी ईमेल डायरेक्टली किस में ओपन करते हैं? हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो ये देखिए जी, मेरे पास इस वक्त अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे पास 2 तरह की, मैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये देखिए जी, ये जो मेरी ईमेल ओपन हुई हुई है हॉटमेल की, ये ईमेल इस वक्त एक क्लाइंट के अंदर है। ये एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये आउटलुक है। मैंने अपना अकाउंट आउटलुक में कन्फिगर किया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि मैं अपना ईमेल का अकाउंट जो है वो, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अपने ईमेल के अकाउंट को 2 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्या कर रहा हूँ? मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैंने उसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किया, अदरवाइज़ मैंने उसको किसके थ्रू एक्सेस किया है, मैं इसकी शेयरिंग दे देता हूँ ये आपको ब्राउज़र की। तो इस वक्त जब मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी ईमेल को एक्सेस करने की, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी ईमेल को, मैं कोई और ईमेल ओपन कर लेता हूँ, शायद वो मेरी ये लेंगे। तो इस वक्त जो मेरा ईमेल एक्सेस हो रहा है वो मैंने ब्राउज़र के थ्रू ओपन की हुई है, ठीक है। ये देखिए ये मेरी इस वक्त जो है वो याहू की ईमेल खुल गई हुई है। तो मैं चाहूँ तो ये ईमेल मैं ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करूँ, ये चाहूँ तो मैं ये ईमेल जो है वो अपनी कहाँ से एक्सेस करूँ, तो इसमें मैं उसको अपने ईमेल क्लाइंट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये ईमेल क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। SMTP प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है वो आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है, दैट इज़ अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है। और TCP/IP प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक ईमेल ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली विद कम्बिनेशन ऑफ TCP काम करता है। SMTP ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम, देखिए अब इसका क्या है, फ्रॉम सर्वर टू सर्वर भी कम सेंड करता है, और इसकी जो जॉब है वो क्लाइंट टू सर्वर भी जो है वो इसको फॉरवर्ड करवाता है। प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर ईमेल एक्सचेंज बिटवीन यूज़र ऑन द सेम और क्या हो सकता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके दो उसने साइड बताए हुए हैं, एक क्लाइंट साइड है विच एग्जीक्यूट है ऑन अ सेंडर मेल सर्वर, और फिर सर्वर टू क्या होगा, सर्वर है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स इसके जो हैं वो अपने पास क्या करने हैं, माइंड में रखने हैं। इसमें उसने एक और चीज़ भी बताई हुई है कि आप लोग जब अपनी ईमेल को एक्सेस करते हो, मैं ये पैराग्राफ आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपके पास एक वे तो ये है कि आप SMTP, इसको हमने पुश प्रोटोकॉल का नाम भी दिया हुआ है। कल को अगर पेपर में आ जाता है कि जी आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, पुश या पॉप, या आप बताएं कि कौन सा पुश प्रोटोकॉल है और कौन सा पॉप है, तो आपने कहना है कि SMTP पुश प्रोटोकॉल है, ये सेंड कर रहा है, ये क्लाइंट से सर्वर या सर्वर टू सर्वर सेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको पुश कह रहे हैं। और जो POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, इसको पुल इसलिए कह रहे हैं कि ये ड्रैग कर रहा है, कि ये ईमेल आपके सर्वर से आपके क्लाइंट को मूव करवा रहा है, ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेटिव जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं, हम IMAP यूज़ करते हैं। IMAP की फैसिलिटीज़ भी जो हैं वो जस्ट लाइक POP3 हैं, लेकिन ये अप्रोच जो है ये हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये वेब बेस्ड ईमेल के अंदर होती है, ठीक है। सो ब्राउज़र इज़ यूज टू एक्सेस द ईमेल एप्लीकेशन है। तो अब HTTP इज़ नाउ द प्रोटोकॉल। अब जनरली जब ब्राउज़र के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रही है तो उसमें तो बेसिकली HTTP इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें ईमेल्स की मैकेनिज़म्स को मैनेज करने के लिए एडिशनली क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपका IMAP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो इसके साथ साथ फिर हमने एक और प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, और वो जो था वो FTP था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप सिर्फ दो चीज़ें माइंड में रख सकते हैं कि आपको जब फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है तो एक मैकेनिज्म तो ये है कि हम HTTP यूज़ करते हैं। हम HTTP तब यूज़ करते हैं जब हम एक चीज़ को एज अ अटैचमेंट भेजते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास सेकंड मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली फाइल्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पे क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इथरनेट। किसको याद है जी, आपके अलावा कौन कमेंट करना चाहता है इथरनेट के ऊपर? वजी आपको याद है इथरनेट? नहीं सर, मुझे नहीं याद। आपने नहीं क्लास ली हुई है। उज़ैफा आपको याद है? नो सर। ठीक है। आई होप ईमान जुबैर आपको, ईमान जुबैर हमारे साथ है या ईमान जुबैर गायब है? जी, ईमान जुबैर गायब है जी। अच्छा बेटे, एक चीज़ याद रखिए कि हम बार बार स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड्स कौन डेवलप करता है, कौन मैनेज करता है, इसके लिए बड़ी फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम IEEE कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से। ये एक वर्ल्ड वाइड बॉडी है जो वेल रिकग्नाइज्ड है, और जो लोग ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं उसको लोग अडॉप्ट करते हैं, लोग उसको मानते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो बेसिकली आपका लोकल एरिया नेटवर्क कैसे काम करेगा, इसके लिए उन्होंने ईथरनेट को इनिशियली 1970s के अंदर डिवाइस किया था, ठीक है। तो इसमें बाकायदा एक उनकी कमेटी थी, उसको कमेटी को भी उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब ईथरनेट की बात करते हैं तो हम ईथरनेट के ऊपर बेसिकली डिफरेंट क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर अ वाइड नेटवर्क इज़ डिनोटेड एज, इसमें अगर वाइड के थ्रू आप कनेक्टेड हो, जैसे लैन केबल जिसको हम यूज़ करते हैं, वो ट्विस्टेड पेयर हमने अभी ट्रांसमिशन मीडियम में AS में पढ़ा था हमने, ठीक है जी। तो इसके बाद हम इसके अंदर इस बुक के अंदर उसने 5 जनरेशन दी हुई हैं।
लेकिन अगर आप जनरली देखते हो तो इसकी अब तक 7 जनरेशन आ चुकी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड है वो ग्रेजुअली आपकी लैन की स्पीड जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। तो इसमें 5 जनरेशन में उसने स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल, फास्ट गीगाबिट, 10 गीगाबिट्स और 100 गीगाबिट्स तक वो चला गया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका जो है वो बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफर ऑफ डाटा स्पीड जो है वो इन टर्म ऑफ जनरेशन मैनेज हो रही है। जैसे जैसे जनरेशन इंप्रूव हो रही है आपकी जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है जी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो ईथरनेट है, क्योंकि आपकी ये जो ऊपर हमने प्रोटोकॉल लेयर्स डिस्कस की हुई हैं, इन लेयर्स के अंदर बेटे आपका कुछ बुक्स के अंदर जो लास्ट वाली दो लेयर हैं वो मर्ज हैं, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। लेकिन एक्चुअली जो फ्रेम्स हैंडल होते हैं वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका एक्चुअली जो ईथरनेट है जहाँ आप जो एक्चुअल लैन इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपका इनफैक्ट ईथरनेट जो है वो आपकी कौन सी लेयर पे टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज के ऊपर इसको अप्लाई किया गया है। हब या इसके अंदर बस या स्टार टोपोलॉजी किया हुआ है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसको हमने हब या क्या कहा हुआ है, हमने स्विचिंग की बात की हुई है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं, हमें एक ईथरनेट के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आता है जी। ये कल भी आहब ने एक्सप्लेन किया था। आहब क्या कॉमन प्रॉब्लम था ईथरनेट के अंदर, शाबाश बताइए। सर वो पैकेट्स कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे पे। जी, उसमें ये हो सकता है क्योंकि इसमें आप जब हब यूज़ कर रहे हो तो ब्रॉडकास्टिंग होती है। मतलब आहब ने अगर मैसेज किया है वजी को और मीनवाइल हुज़ैफा जो है वो भेजता है ईमान ज़ुबैर को, तो ये दोनों एक टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आहब जो मैसेज भेजेगा वो सबको फॉरवर्ड होगा, तो लाइन्स ऑक्युपाइड हो जाएंगी। अगर दो लोग एक वक्त में कम्युनिकेट करते हैं तो उससे कोलिजन्स हो जाती हैं। कोलिजन्स का मतलब ये है कि वो दोनों का डाटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं होगा। इसलिए ये करना चाहिए कि हम उस कोलिजन में कोलिजन रिपोर्ट दे के दोनों के डाटा को डिस्ट्रॉय कर दें और दोनों से कहें कि वो दोबारा अपनी बारी का वेट करें और फिर डाटा क्या करें, ट्रांसमिट करें। इसके अंदर हमने CSMA CD का कॉन्सेप्ट देखा था। एक्चुअली जब दो डिवाइसेस एक टाइम पे कम्युनिकेट करती हैं तो उनकी कम्युनिकेशन में जो आपस में कोलाइड करती हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने कोलिजन का नाम दिया था। अब इस कोलिजन्स को हमने हैंडल करने के लिए एक मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया, जिस मैकेनिज़्म को हमने CSMA CD का नाम दिया। ठीक जी। अब इसके हिसाब से ये होता था कि जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वायर्स के अंदर, तो उसके अंदर वोल्टेज एग्जिस्ट करती थी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आहब कम्युनिकेट कर रहा है इस वक्त काजिम के साथ, मीनवाइल जो है वो साथ शकील ने साथ कमर से कम्युनिकेट करना है, तो वो बिफोर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन दे विल चेक कि आपकी जो बेसिकली चैनल है जिससे डाटा ट्रांसमिट होना है उसमें अगर ऑलरेडी वोल्टेज आ रही है तो उसका मतलब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो वेट करेगा। ठीक है, और वो फिर रैंडम टाइम के ऊपर अटैम्प्ट करेगा। तो जब देखेगा कि उसमें वोल्टेज नहीं है, डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो फिर वो अपना डाटा क्या करेगा, डाटा को सबमिट करेगा। ये मैकेनिज़्म होते हुए भी फिर भी पॉसिबिलिटी है कि फिर भी कोलिजन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो लोग हैं जी, कौन कौन हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी आहब ने कम्युनिकेट करना है किसके साथ, साथ शकील के साथ। ठीक है, तो इनको चैनल बिजी मिला, ये वेट में चले गए। मीनवाइल वजी ने जो है हुज़ैफा से कम्युनिकेट करना है, इनको भी चैनल बिजी मिला, ये दोनों वेट में। अब ये दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी जगहों पे वेट में बैठे हुए हैं और ये रैंडमली अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसमें पॉसिबिलिटी फिर क्या होगी कि ये दोनों रैंडमली अटैम्प्ट कर देंगे। दोनों ने अगर एक वक्त में ही डाटा ट्रांसफ़र शुरू कर दिया, तो अब ये था कि एक मूवमेंट पहले दोनों ने चेक किया तो अवेलेबिलिटी थी। अब बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी दोनों ने क्या किया, दोनों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। तो इस मैकेनिज़्म के होते हुए भी स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। अब उसका हल क्या निकाला गया, उसका हल ये निकाला गया कि जो मॉडर्न आपके नेटवर्क्स हैं उनमें हमने हब को रिप्लेस कर दिया है स्विचेस के साथ। हब के अंदर होती थी ब्रॉडकास्टिंग, स्विचेस के अंदर होती है यूनिकास्टिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक वक्त में मल्टीपल पेयर्स आपस में कम्युनिकेट या एक से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर कम्युनिकेशन हो सकती है। सो
जब स्विचेस आए, जब यूनिकास्टिंग आई, आपके तमाम डिवाइसेस स्विचेस के पास रजिस्टर्ड हुए और आपकी कम्युनिकेशन सबको भेजने की बजाय सिर्फ रिस्पेक्टिव कंप्यूटर को भेजी गई, तो फिर आपकी कोलिजन्स का पॉसिबिलिटी जो है वो, और फिर ये हमें मैकेनिज्म भी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें एक पैराग्राफ मैंने लास्ट टाइम भी हाईलाइट किया था, आज मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ कि ईथरनेट इज़ द मोस्ट लाइकली प्रोटोकॉल। आपने ये लाजमी, ये लास्ट पैराग्राफ जो है इसको आपने फोकस करना है। ईथरनेट इज़ द मोस्ट लाइकली प्रोटोकॉल टू बी ऑपरेटिंग इन द डाटा लिंक लेयर डिफाइंड इन द TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक। वो जो स्टैक है उसके अंदर डाटा लिंक लेयर सेकंड लास्ट लेयर है, उसके नीचे फिजिकल लेयर है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि भाई आपके पास व्हेन द डाटा लिंक लेयर यूजेस ईथरनेट, अब ये प्रोटोकॉल अपने तौर पे दो सब लेयर बनाता है। एक सब लेयर कहलाती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरी लेयर कहलाती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका बेसिकली ईथरनेट है, वो ईथरनेट आपका इनफैक्ट दो लेयर्स पे अप्लाई होता है। ईथरनेट की अपनी दो सब लेयर्स हैं। वन लेयर इज़ कॉल्ड, कौन कौन गायब हो गया हुआ है जी? काजिम इज़ हेयर, साद कमर इज़ हेयर, वजी, आहब, ईमान, जुबैर चली गई हैं। अच्छा जी, और आई थिंक हुज़ैफा भी चला गया है। तो बेसिकली बेटे आपका ईथरनेट दो सब लेयर में इम्प्लीमेंट होता है। वन इज़ कॉल्ड लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर दैट हैंडल फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। आपने ये पॉइंट्स लाजमी माइंड में रखने हैं, नहीं तो फिर आपके पास ये 2-3 नंबर का सवाल कट जाएगा। सेकंड जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर है। इसका काम जो है वो फ्रेमिंग प्रोसेस एंड डिफाइन दी एक्सेस मेथड। ठीक है, तो इन दोनों की अपनी डिफाइंड जॉब हैं। आपकी जो लॉजिकल कंट्रोल लेयर है ये आपके हैंडल करती है फ्लो कंट्रोल को और एरर कंट्रोल को। जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो मैक सब लेयर है, ये कंप्लीट करती है फ्रेमिंग प्रोसेस को। ठीक है, और फ्रेमिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि फ्रेम्स को एंड डिफाइन द एक्सेस मेथड कि फ्रेम्स को कैसे एक्सेस करना है। और जो मैक लेयर है वो ट्रांसमिट करती है फ्रेम्स को दैट कंटेन द फिजिकल एड्रेस फॉर सेंडर एंड क्या होगा, रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें क्या कंक्लूड किया कि आपका ईथरनेट जो है वो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, ये लैन पे अप्लाई होता है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली इसकी डिफरेंट जनरेशन हैं, इसकी जनरेशन वाइज इसकी डिफरेंट जो है वो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड्स हैं। इसमें बेसिकली डाटा जो है वो फ्रेम्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ये आपका जो ईथरनेट है, ये मैंने अभी आपको हाईलाइट किया है कि ईथरनेट आपका जो है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ अभी हाईलाइट कर चुका हूँ। डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो है वो आपका अप्लाई होता है और डाटा जो है वो फ्रेम्स की फॉर्म में क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो फ्रेम जो है वो फिजिकल एड्रेस के ऊपर ट्रांसमिट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ईथरनेट यूज़ करते हुए आपको फिजिकल एड्रेसेस के ऊपर डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। हमने इसमें फिर ये देखा कि हमारा जो स्टैंडर्ड ईथरनेट है ये आपके लैन के अंदर जो टोपोलॉजीज बस हैं या स्टार है, इसमें हब एज अ सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस यूज़ हो रही है, लेकिन हब सिर्फ स्टार में यूज़ होता है, बस टोपोलॉजी में यूज़ नहीं होता। इसमें एक प्रॉब्लम आती है कोलिजन्स की। ठीक है, ईथरनेट प्रोटोकॉल्स के अंदर जो है वो चीज़ें कोलाइड कर सकती हैं। सो उस कोलिजन का सलूशन जो है वो एक प्रोटोकॉल है, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड CSMA-CD है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटोकॉल जो है ये आपका बेसिकली इसमें अगर कोलिजन्स आती हैं तो वो डिटेक्ट भी होती हैं और उनको रिजॉल्व भी किया जाता है। ठीक है जी, और इसमें इसका वे आउट ये होता है कि आप जब ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रही है तो कोई भी बंदा कम्युनिकेशन करने से पहले ये चेक करता है कि आपके ऑलरेडी अगर लाइन के अंदर आपकी केबल के अंदर वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब कोई डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। जब नहीं आ रही होगी तो फिर लोग अटैम्प्ट करेंगे, और अगर दो लोगों का कोलिजन हो जाएगा तो ये कोलिजन डिटेक्शन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म जो है उन दोनों की डाटा को डिस्ट्रॉय कर देगा और उनसे कहा जाएगा कि वो डाटा को रीसबमिट करें। ठीक है, और फिर इसमें हमने देखा कि जब से स्विचेस यूज़ हो रहे हैं तो स्विचेस के अंदर ऑटोमेटिकली कोलिजन्स होती ही नहीं है, इसलिए हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर हमने इसमें एक और पॉइंट पढ़ा कि ईथरनेट इज़ द मोस्ट लाइकली प्रोटोकॉल है जिसकी दो लेयर्स हैं, एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है और एक मैक एड्रेस जो है वो एक मैक सब लेयर है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का काम हैंडल फ्लो कंट्रोल है और एरर कंट्रोल है। एक्चुअली जो फ्रेम्स कैसे ट्रांसमिट होने हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन के एड्रेस के साथ, तो दिस जॉब इज़ डन बाय दी मैक सब लेयर। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। हम फिर से एक दफ़ा मंडे को ले लेंगे वायरलेस नेटवर्क्स को, और एक दफ़ा से हमने जो BitTorrent यूज़ करते हैं उनको एक दफ़ा से फिर से हमने इसको ऑन बोर्ड ले लेना है। मैं फिर से चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएं
और आगे फिर हमें बार बार पीछे आके हमें चीज़ों को रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है जी। तो आज के लिए पहले तो आपसे सबसे माजरत कि मुझे प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ टाइम थोड़ा सा मुझे शेफल करना पड़ा, वो ड्यू टू इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। और मेरी फिर हम्बल रिक्वेस्ट है जी कि प्लीज़ आप लोग अच्छे से ये चैप्टर पूरे का पूरा रीड करें ताकि साथ साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर होती जाएँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन सबसे शेयर किया है। तो कल तो हमारी फ्राइडे है, ग्रुप में हैं जी, ना हो तो मुझे बता दें, मैं आपको फिर से भिजवा देता हूँ। ठीक है सर। तो इसमें हम लोग जो है वो कर रहे हैं, मतलब इसमें साथ साथ, ताकि मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग अच्छी तरह से साइड बाय साइड प्रिपेयर करते जाएं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर वी विल गेट बैक ऑन मंडे। को टाइमिंग क्या है सर? अपनी रेगुलर 1 o'clock 1 से 1:40 जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से होगी। आज भट्टी सर स्पेशली वो मीटिंग की वजह से मुझे टाइम चेंज करना पड़ा। ठीक है।